नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं कशिश। खबरों की शुरुआत करते हैं यूपी से। पहली खबर यूपी के फर्रुखाबाद से। फर्रुखाबाद में गंगा नदी लगातार कहर बरपा रही है। पिछले 17 दिनों से जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर है, जिससे 57 सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं और आवागमन ठप है। सड़क कटने से एम्बुलेंस नहीं चल पा रही है। गर्भवती महिलाओं को नाव से अस्पताल जाना पड़ रहा है। जल भराव के कारण खुजली, बुखार और सर्दी जैसे रोग फैल रहे हैं। डॉक्टरों की कमी के बीच सीएमओ अवनिंद्र कुमार खुद गांव-गांव जाकर मरीजों का इलाज करा रहे हैं। 3000 मेडिकल कैंप लगाकर अब तक 20,000 मरीजों का इलाज किया गया है। संक्रमण रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बाढ़ की चपेट में लगभग जिले के 162 गांव हैं। बाढ़ आने की वजह से लगभग 57 गांव की सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होंगी, जिससे 102 नंबर एम्बुलेंस की पहियों की रफ्तार भी थम गई है। प्रसूताओं को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं बाढ़ का पानी भरने से गांव में संक्रामक रोग फैलने का खतरा पैदा हो रहा है, जिसको लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग की कमान स्वयं संभाली है और गांव-गांव पहुंचकर मरीजों को देख रहे हैं और उनका उपचार स्वयं कर रहे हैं। डॉक्टरों के अभाव में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पटरी स्तरीय स्वास्थ्य व्यवस्था की कमान खुद संभालनी पड़ी। किस तरह से वो बाढ़ पीड़ितों को मदद पहुंचा रहे हैं, बात करेंगे मुख्य चिकित्सा अधिकारी से। धन्यवाद सर, कितने कैंप लगाए गए हैं और किस तरह से लोगों का उपचार किया जा रहा है इस बाढ़ में? जैसा कि हम बाढ़ से पहले से ही अलर्ट थे। हमारे 26 जून से हम जो कैंप अभी तक 360 कैंप लगा चुके हैं विभिन्न गाँव में, और इसमें 5 जो ब्लॉक हैं हमारे बाढ़ प्रभावित ब्लॉक हैं, उनमें हम विशेष ध्यान दे रहे हैं, खासकर राजेपुर, कमालगंज और ये शमशाबाद। और लगभग हमारे 23,000 लोगों को दवाई पड़ चुकी है। प्रतिदिन हमारे कैंप लग रहे हैं। मैं खुद जाता हूँ, हमारे सब नोडल भी जाते हैं, कैंप लगाते हैं हम लोग। क्लोरीन और ORS वगैरह दिए हैं। जो बीमारियां मिल रही है, फंगस ज़्यादा मिल रहा है पैरों में, गीले पैर रहते हैं ना, फंगल के लिए ट्यूब वगैरह है, मतलब टैबलेट भी है। तो हम पूरा निगरानी रखे हुए हैं, और जैसे ही बाढ़ भी उतरेगी तब भी हम इस पर कोई संक्रामक रोग ना हो, उस पर भी हम पूरा अभी से छिड़काव करा रहे हैं। अपने साथ खुद में ले जाता हूँ, छिड़काव करा रहे हैं जो पानी भरा होता है। यूपी के कानपुर घाटमपुर से खबर है, जहां भीतर गांव क्षेत्र का कुड़नी दरबार है, जो कि लंबे समय से भक्तों की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है और यहां प्रत्येक मंगलवार को भक्तों की भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करते हैं तथा साल में एक बार पड़ने वाले बुढ़वा मंगल में यहां लाखों की संख्या में भक्त आते हैं। और इस वर्ष बुढ़वा मंगल का त्योहार 2 सितंबर को होना है, जिसको लेकर भव्य आयोजन की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। कुड़नी दरबार में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी लाखों भक्त के आने की संभावना को देखते हुए जिला पंचायत सदस्य संतोष कश्यप और प्रधान प्रतिनिधि देवेंद्र पटेल के अथक प्रयासों से मंदिर परिसर में स्थित हनुमान तालाब, अमृत सरोवर में जल भराकर सफाई पूर्ण कराई गई, जहां सभी नालियों की सफाई और पूरे मंदिर क्षेत्र में रंग रोगन का कार्य भी किया जा रहा है। और श्रद्धालुओं की होने वाली अपार भीड़ को देखते हुए 14 CCTV कैमरे लगाकर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। साथ ही वाहनों की पार्किंग व्यवस्था भी प्रत्येक वर्ष से अच्छी और बड़े क्षेत्र में मंदिर के निकट ही की गई है। इस बार बुढ़वा मंगल को आने वाले बुजुर्ग भक्तों और दिव्यांगों तथा जरूरतमंदों के लिए व्हील चेयर की भी व्यवस्था की गई है। कुलनी दरबार में, और जो यही कुलनी दरबार बाबा का है, जिसमें बुढ़वा मंगल में लाखों भक्त आते हैं श्रद्धालु दर्शन के लिए। हमारे बीच में पुजारी जी हैं और इनसे जानते हैं किस तरीके क्या क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं। आप बुढ़वा मंगल को लेकर क्या क्या तैयारी चल रही है? बुढ़वा मंगल को लेकर दिया जो है, यहाँ जैसे CC कैमरे वगैरह जो है बढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि जो है इनसे पब्लिक को ज्यादा दिक्कत होती है ना होने की वजह से। तो जो है जैसे किस तरीके की दिक्कतें होती है कि कोई खो जाता है, ढूंढने नहीं मिलता, या गीला करके उसका कुछ सामान खो जाता है, तो इस तरह से दिक्कतें जो है नहीं हो पाती। अच्छा, लमसम कितना भक्त आता होगा यहाँ पे? इसमें लगभग 1 लाख आदमी के लगभग आ जाता होगा सुबह शाम तक। अच्छा, तो यहाँ पे दरबार में यहाँ तो भीड़ बहुत ज्यादा, किस तरीके आप पूजा पाठ कैसे करते हैं? भीड़ की वजह से यहाँ रात में मंडे के रोज जो है 11 बजे से लगभग लाइन लग जाती है, और यहाँ अंदर काम करने के लिए हम लोग 4-5 आदमी को परमानेंट भेजते हैं, और आदमी दर्शनार्थी आते हैं, अपना दर्शन करते हैं और निकलते जाते हैं। अच्छा, मान्यता क्या है यहाँ दरबार की? मान्यता ये है कि ये बाबा अपने ऐसे है कि जो भी आप मनोकामना उनसे मांगो वो पूरी होती है। समय मौजूद है हम भीतर गांव क्षेत्र के कुलनी दरबार में, और कुलनी दरबार में जो बुढ़वा मंगल की बात की जाए, जो भादों के
चौथे मंगल को पड़ता है। और यहाँ पे जो कुलनी दरबार है, यहाँ पे बुढ़वा मंगल में लाखों भक्त जो श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। और हमारे बीच में जो यहाँ के जिला पंचायत सदस्य संतोष जी हैं, इनसे जानते हैं कि बुढ़वा मंगल को लेकर किस तरीके की क्या क्या तैयारी चल रही है। भैया, कुलनी दरबार में आपका बाबा के दरबार में किस तरीके क्या क्या बुढ़वा मंगल को लेकर तैयारी चल रही है? आगामी 2 सितंबर को बुढ़वा मंगल है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। लगभग साफ सफाई का कार्य पूरा हो गया है। मंदिर की जो रंगाई पुताई है उसका भी कार्यक्रम पूरा हो गया है। और इसके अलावा जो हमारे यहाँ दुकानदार आते हैं, उनके जो दुकान लगाने की जगह है वो भी सबके लिए सुनिश्चित कर दी गई है पहले से ही। और हमारे प्रधान जी के द्वारा भी साफ सफाई पूरी तरीके से कर दी गई है। तालाब का सुंदरीकरण हुआ था, उसकी भी साफ सफाई हो गई है। किसी भी तरीके की कोई गंदगी नहीं है। यहाँ दूर से ही बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जाएगी, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके से आने में कोई समस्या ना अगर हो। पिछली बार की बात की जाए तो दूर दूर से बैरिकेडिंग लगी थी, और जो बुजुर्ग थे और यहाँ आने में उनको पैदल आने में जो है असुविधा हो रही थी, तो इस बार कैसी तैयारी है? इस बार बैरिकेडिंग जो पहले थोड़ा दूर लगी थी, इस बार उसको पास में लगाया गया है, क्योंकि जो पार्किंग की व्यवस्था है उसको बहुत ही पास में कर दिया गया है, ताकि बहुत दूर से आदमी को पैदल नहीं आना पड़ेगा। अच्छा, और देखिए हमारे बीच में जो कुलनी दरबार के जो प्रधान प्रतिनिधि देवेंद्र पटेल जी हैं, इनसे भी जानते हैं किस तरीके तैयारी चल रही बुढ़वा मंगल को लेकर। आपके चैनल के माध्यम से 15 अगस्त के एक दिन पहले बताया गया था कि यहाँ पे साफ सफाई करवाई जाए। तालाब का सुंदरीकरण हुआ था, उसमें बहुत गंदगी थी, उसकी साफ सफाई कराई जाए। उसको मद्देनजर रखते हुए वो कार्य लगातार निरंतर चल रहा है, और 2 दिन में पूर्ण रूप से सफाई हो जाएगी। और यहाँ पे दुकानदारों के लिए जो जगह की उचित व्यवस्था है वो भी की जा रही है, बैरिकेडिंग, ताकि मतलब लोग दूर न खड़े रह के यहाँ पास में अपने वाहन अच्छा, खड़े कर लमसम सकें। बुढ़वा मंगल को देखते हो कितना श्रद्धालु आता होगा यहाँ? लाखों की संख्या में आते हैं यहाँ से श्रद्धालु। फतेहपुर जिला के घाटमपुर और हमीरपुर, इसके बाद उन्नाव, कानपुर नगर, कानपुर देहात। तो ये देखिए हमारे बीच में जिला पंचायत और प्रधान जी दोनों लोगों ने बताया कि बुढ़वा मंगल को लेकर यहाँ पे सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं, और जो भी भक्त आएंगे उनकी उचित व्यवस्थाएं होंगी, बैरिकेडिंग और पार्किंग की भी, और सीसीटीवी फुटेज भी लगा है, जिससे जो चोर प्रकृति के लोग होते हैं उनके लिए भी जो है निगाह रखी जाए। गोविंद शुक्ला के साथ लाखन सिंह, सुदर्शन न्यूज, घाटमपुर। यूपी के मथुरा से बड़ी खबर है, जहां बरसाने में होने वाले राधा अष्टमी मेले की तैयारी को लेकर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में प्रशासनिक समीक्षा बैठक हुई। जिला अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार ने मंदिर सेवायतों से व्यवस्था की जानकारी ली। राधा अष्टमी पर देश विदेश से भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इस बार बुजुर्ग महिलाएं और बच्चे रोपवे की सुविधा से मंदिर तक आसानी से पहुंच सकेंगे। शनिवार को मंडलायुक्त रितु महेश्वरी ने बरसाना पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। श्री लाडली जी मंदिर पर होने वाले विशेष आयोजन के लिए सुरक्षा, यातायात और सुविधा व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि विश्व प्रसिद्ध राधा रानी का जन्म दिवस 31 अगस्त को मनाया जाएगा, और ये बहुत बड़ा त्योहार है। जैसे जन्माष्टमी मथुरा और वृंदावन में मनाई जाती है, वैसे ही पूरे ब्रज में और बरसाना में राधाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। अच्छी व्यवस्था हो, खूब साफ सफाई हो, जो श्रद्धालु बाहर से आए उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो, पार्किंग की प्रॉपर व्यवस्था हो, लाइटिंग की प्रॉपर व्यवस्था हो, सफाई की प्रॉपर व्यवस्था हो, पीने के पानी का समुचित उपलब्धता हो, टॉयलेट हो, ये सारी विभागवार समीक्षा की गई है। दर्शन का क्या समय होगा, उसमें और क्या बेहतरी और बढ़ोतरी की जा सकती है, तो सभी सेवायत परिवार, जो मंदिर का प्रशासन है और पूरी टीम के साथ बैठक की गई है। अभी हम लोग पास लगभग 1 हफ्ते का टाइम है। पूरा प्रयास करेंगे कि गत वर्षों से बेहतर व्यवस्था इस बार से। गोस्वामी समाज के लोग मंदिर के बारे में कह रहे थे कि उनको सुबह दर्शन विधि करना है, उसके बारे में गोस्वामी साहब से और बैठक नहीं, वो हम लोग बैठक करेंगे। अभी क्या और बेहतर कर सकते हैं, अब सेवायत लोग और हम सभी लोग मिल करके करेंगे, ताकि जो श्रद्धालुओं को बेहतर से बेहतर सुविधा दे सकते हैं वो दे। और राधा अष्टमी का त्योहार यहाँ बरसाने में खूब हर्षोल्लास से मनाया जाता है, और लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं, जिसके लिए आज यहाँ सभी विभागों की बैठक की गई, और इसमें समन्वय बैठक में कुछ चीजें डिसाइड की गई है। और सर्वप्रथम एक इंटीग्रेटेड ट्रैफिक प्लान, जिससे कि
जनपद व प्रदेश के बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके अतिरिक्त सीसीटीवी के माध्यम से यहाँ मॉनिटरिंग की जाएगी और पीए सिस्टम के माध्यम से श्रद्धालुओं को जो भी सूचना है वो प्रचारित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त अभी बैठक में ये प्रारंभिक रूप से डिसाइड हुआ है कि यहाँ जो मंदिर है या अंदर जो विग्रह है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग कराने की भी बातों के माध्यम से आई है, तो उस पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं और प्रयास ये रहेगा कि जो भी श्रद्धालु यहाँ आए उन्हें सुगमता से यहाँ दर्शन लाभ प्राप्त हो और एक अच्छे भाव लेकर के वो यहाँ से वापस आए। यूपी के आजमगढ़ के महनाजपुर थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने 2 पशु तस्करों को रंगे हाथ पकड़कर जमकर पीटा। आरोपी बलवंत यादव और सोहराब लवारिस गोवंश को पिकअप में लादकर वध के लिए ले जा रहे थे। पिटाई में दोनों को गंभीर चोटें आईं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर इलाज कराया और फिर जेल भेज दिया। गुड्डू गिरी की सूचना पर मुकदमा दर्ज किया गया है। एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी अवैध गोवंश वध में संलिप्त थे और आगे की कार्रवाई की जा रही है। यह प्रकरण थाना महनाजपुर के ग्राम इस्माइलपुर का है। एक पिकअप पर 2 व्यक्ति एक लावारिस प्रतिबंधित पशु को लादकर वध हेतु ले जा रहे थे। तभी ग्रामीणों के द्वारा इस चीज़ को संज्ञान में लेकर पिकअप को रोका गया, तो ये दोनों व्यक्ति तेज रफ्तार से उसको लेकर भागने का प्रयास किए। गांव वालों से इनकी मारपीट हुई है। इस संबंध में वादी मुकदमा गुड्डू गिरी द्वारा थाने पर तहरीर देके मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। 2 अभियुक्त बलवंत और सोहराब को गिरफ्तार किया गया है। इनको जेल भेजकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के संभल पहुंचे योगी सरकार के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। एक निजी कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सपा ने मुसलमानों को सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया, जैसे बिरयानी में तेजपत्ता काम निकालते ही हटा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि 2012 से 2017 तक सपा सरकार ने मुसलमानों के उत्थान के लिए कोई ठोस काम नहीं किया। अंसारी ने कहा कि भाजपा सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर काम कर रही है। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और मुस्लिम विकास को लेकर भाजपा प्रतिबंध है और मामला अदालत में होने पर जमा मस्जिद विवाद पर टिप्पणी से इनकार किया। देखिए, माननीय न्यायालय इसमें हमेशा माननीय न्यायालय का जो भी गाइडलाइन होता है, हमारी सरकार या कोई भी एजेंसी कोई भी संस्था उसको फॉलो करती है। हम निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से समाज की व्यवस्थाएं चले, बिना भ्रमित किए चुनाव लड़ना, ये कांग्रेस पार्टी कभी इसको मंजूर नहीं करती। कांग्रेस पार्टी का चुनाव लड़ने का प्राइमरी एजेंडा ही ये होता है कि जनता को भ्रमित करे। जैसे 24 के चुनाव में संविधान को बदलने को लेकर जनता से झूठ बोला गया, जनता के बीच में जाके जनता से झूठ बोलना, ये कांग्रेस पार्टी का मूल कैरेक्टर है। आज जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने भ्रमित करते हुए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का कुछ कर रचा है, जनता इसको देख रही है, बिहार चुनाव में इसका जवाब देगी। देखिए, वक्फ की संपत्ति ये खुदा की संपत्ति है। वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए, उनका विकास के लिए होना चाहिए। और वक्फ की संपत्तियों पे अवैध कब्जे, इलीगल इंक्रोचमेंट, ये मुसलमानों के हकों पे इंक्रोचमेंट है। यकीनी तौर पे माना जा सकता है कि वक्फ की संपत्ति का जो मेन मोटो है, जो मेन मकसद है, उसको पूरा करना समाज के हर वर्ग का, हमारे मुस्लिम समाज का ये एजेंडा होना चाहिए। हमारी जो सरकार है, मोदी और योगी सरकार, ईमानदारी से वक्फ के माध्यम से मुसलमानों के विकास के लिए काम करना चाहती है। वक्फ के जमीनों की हदबंदी करके उस पर इलीगल इंक्रोचमेंट रुकवाना चाहती है। वक्फ की संपत्तियों के माध्यम से मुसलमानों के डेवलपमेंट के नए रास्ते खोलना चाहती है। वक्फ की संपत्तियों पे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खोलना चाहती है, जहां पर सस्ती शिक्षा, अच्छा इलाज गरीब, पिछड़े, पसमानदा मुसलमानों को मिले। और इस एजेंडे पे पूरी गंभीरता से कानून की रोशनी में हम काम कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है हमारा सवाल ये वक्फ बाई जो संपत्ति है उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय स्टे कर रहा है। बावजूद प्रशासन जो वक्फ संपत्ति है, वक्फ बाई उसको सरकारी भूमि बताकर उस पर बुलडोजर चला रहा है, तो क्या ये सर्वोच्च न्यायालय का उल्लंघन नहीं है?
देखिए, जैसे हमने बताया कि हमारी योगी सरकार ईमानदारी से माननीय न्यायालय के दिशा निर्देशन में जो भी समय समय पर दिशा निर्देशन मिलते हैं, जो भी गाइडलाइंस मिलते हैं, उन गाइडलाइंस को हम फॉलो करते हैं। मुसलमानों का, अल्पसंख्यक समाज का, पिछड़े पासमानदा समाज का विकास हो, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। वक्फ की संपत्तियां संरक्षित हो, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो, उसकी प्रॉपर ऑडिटिंग हो, ये हमारा एजेंडा है। मुसलमानों के हित के लिए जो भी चीज जरूरी होगा हमारी सरकार जरूर करेगी। अगर कोई कब्रिस्तान वक्फ है उसको मैंने बताया कि मुसलमानों के हित के लिए पूरी ईमानदारी से हमारी योगी सरकार काम कर रही है। यूपी के आजमगढ़ के अतरोलिया थाना क्षेत्र के अचलीपुर गांव में मकान के बंटवारे को लेकर हुए विवाद में बेटे ने कुल्हाड़ी से अपनी मां विजया कांति पांडे की हत्या कर दी। वारदात गुरुवार को हुई थी। पुलिस ने 24 घंटे में आरोपी बेटे प्रणव पांडे को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली। छोटे बेटे की सूचना पर मुकदमा दर्ज हुआ। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि आरोपी एक अस्पताल तिराहे के पास से पकड़ा गया और आगे की कार्रवाई जारी है। देखिए, थाना अतरौलिया के अचलीपुर गांव से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बेटे ने, एक लड़के ने अपनी मां को कुल्हाड़ी से वार करके उसकी मृत्यु कारित की है। इस सूचना पर थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंचकर बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया था। छोटे भाई की तरफ से तहरीर प्राप्त कर उस पर एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। जो जांच में यह तथ्य सामने आया था कि पारिवारिक जमीनी का बंटवारे का विवाद चल रहा था। उसी बंटवारे की बात को लेकर इनके परिवार में आपस में मारपीट हुई थी और उसी में गुस्से में आकर उसने जो वहाँ पर हथियार रखा हुआ था उससे उनकी मृत्यु कारित कर दी है। अभियुक्त को पकड़ लिया गया है। उसके पास से जो आलाकत्र था वो भी बरामद कर लिया गया है। इस व्यक्ति की रिमांड प्राप्त कर जेल भेजा जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई डिस्प्यूट क्या था परिवार में जमीनी बंटवारे को लेकर विवाद था। जो बंटवारा होना था भाइयों में और अन्य पारिवारिक सदस्यों में, उनमें लेकर ये बंटवारे को विवाद हो गया था। यूपी के कौशाम्बी के महेवा घाट थाना क्षेत्र में पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक में 809 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। ट्रक पंजाब से बिहार जा रहा था और रास्ते में कौशाम्बी से गुजर रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घाटा तिराहे के पास ट्रक को रोका तो वहीं भागने की कोशिश कर रहे 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रक से रुई की बोरियों के बीच छिपाई गई शराब चंडीगढ़ की बताई गई है। पुलिस ने नकदी और मोबाइल भी बरामद किए हैं। थाना महेवा घाट पुलिस ने आज एक बड़ी कार्रवाई की है। चेकिंग के दौरान उनको एक सटीक सूचना मिली थी कि एक अवैध शराब लेकर एक ट्रक जा रहा है और उसको फिर उन्होंने पकड़ा है और इसमें उसका ड्राइवर भी पकड़ा है, उसके साथ एक हेल्पर भी है। पूछताछ में उन्होंने बताया कि ये पूरी ट्रक जो है 19 तारीख को संगरूर जो पंजाब प्रांत में पड़ता है एक जगह, वहाँ से लोड होके और इसको रांची ले जा रहे थे, झारखंड में इसको उनको सप्लाई करनी थी वहाँ पे। इसमें काफ़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब की बॉटल्स हैं, सब पेटियों में रखी हुई है। अगर आप देखेंगे तो कुल 809 कॉटन्स हैं, जिसमें 17,292 बॉटल्स हैं। बॉटल से सब अंग्रेजी शराब की है। इसमें जो ब्रांड है रॉयल स्टैग है, रॉयल चैलेंज है, मैकडॉवेल नंबर 1 है। यूपी के आजमगढ़ के तहबरपुर थाना क्षेत्र की सेमरी चौकी में हिरासत में ले लिया गया गोकसी का आरोपी मोहम्मद अशरफ फरार हो गया। पुलिस के अनुसार अशरफ को पूछताछ के लिए रखा गया, जिसकी निगरानी सिपाही के जिम्मे थी, लेकिन सिपाही की लापरवाही से आरोपी चुपके से भाग निकला। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि सिपाही को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। वहीं फरार आरोपी की तलाश जारी है और जल्द गिरफ्तारी की बात कही गई है। दिनांक 15 अगस्त की रात्रि में पुलिस एक्सप्रेसवे पर चेकिंग कर रही थी, जिस दौरान एक पशु तस्कर लोग जो वाहन में पशुओं को लाद कर ले जा रहे थे, प्रतिबंधित पशुओं को, उनकी चेकिंग के दौरान जब उनको रोकने का प्रयास किया गया तो पिकअप ने अपनी तेजी से रफ्तार पकड़ ली, जिसमें 2 पुलिसकर्मी जो मोटरसाइकिल पे थे वो गिर गए और उनकी वेपन भी थोड़ी सी टूट गई थी। इस घटना को पुलिसकर्मियों ने उच्च अधिकारियों को अवगत नहीं कराया और समय पर कार्रवाई नहीं की, इसलिए इन 2 कांस्टेबल और एक एसआई के विरुद्ध लाइन हाजिर करने की कार्रवाई की गई है। आगे विभागीय कार्रवाई इसमें प्रचलित है। जो भी आगे तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वाहन में थे क्या अभी तक वो ट्रैक हो पाया क्या? उनके संबंध में हम लोगों ने टीम गठित कर दी गई है और विधिक कार्रवाई आगे प्रचलित है। यूपी के मुजफ्फरनगर में एसटीएफ मेरठ यूनिट और स्थानीय पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में 1.25 लाख का इनाम बदमाश मुठभेड़ में घायल हो गया और यह मुठभेड़ नई मंडी थाना क्षेत्र में देर रात हुई। एसपी सिटी ने बताया कि रवि एक शातिर लुटेरा जो दिल्ली और मेरठ मुजफ्फरनगर में कई लूट की वारदातों में शामिल रहा है।
वहीं पूछताछ के सामने आया कि उसका संबंध कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है और वह कई बड़ी आपराधिक घटनाओं में शामिल रहा है और घायल बदमाशों को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। आज देर शाम थाना क्षेत्र नई मंडी में एक एसटीएफ मेरिट यूनिट और जो हमारी नई मंडी थाना क्षेत्र की जो टीम है, इसमें एक जॉइंट ऑपरेशन में एक लाख का इनामी अपराधी रवि, जो ये दोराला क्षेत्र का रहने वाला है, इसके द्वारा दिल्ली में, मेरठ में और मुजफ्फरनगर में कई घटनाओं को वारदात दिया गया था। ये दौरान पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया है। इसका एक अन्य साथी था जो यहाँ मौके से फरार होने में कामयाब हुआ है। इस पर जनपद मुजफ्फरनगर की घटना के सापेक्ष एडीजी जोन मेरठ सर के यहाँ से 1 लाख का इनाम घोषित था। इसके अलावा इससे पूर्व दिल्ली में भी इन्होंने फायरिंग और अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर लूट की थी। उस पर 25,000 रुपये का इनाम दिल्ली से भी चल रहा है। इसके अलावा 2 दिन पहले थाना क्षेत्र नई मंडी में भी एक लूट की घटना हुई थी। उस लूट से संबंधित बाइक, मोबाइल और आईडीज रिकवर हो गई है। उसके अलावा उससे 25 रुपये बरामद हुए हैं। यहाँ मौके पर एक कंट्री मेड पिस्टल जिसको यूज़ करते हुए अभियुक्त के द्वारा कई राउंड फायरिंग की गई और पुलिस की क्रॉस फायरिंग में उसके एक पैर में गोली लगी है। इस अभियुक्त को यहाँ मौके से हिरासत लेके उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है और बाद में इससे डिटेल में पूछताछ की जाएगी। अभी वर्तमान में कुल मिलाकर इस पे 1.25 लाख का इनाम चल रहा था। तो ये एसटीएफ मेरिट यूनिट की टीम और थाना नई मंडी की टीम द्वारा एक सराहनीय वर्क किया गया है। सर, किसी बड़े गैंग से इसका संबंध बता रहे हैं क्या है? तो जो अभी प्रारंभिक पूछताछ हुई है, जो हमने पहले जब इसको ट्रैक कर रहे थे उस दौरान जो इन्फॉर्मेशन मिली है, उसमें ये लॉरेंस बिश्नोई का जो शूटर है सनी काकरान, उसके साथ ये पहले घटनाओं में संलिप्त रहा है और कई जगह फायरिंग की घटनाओं में ये इसकी इन्वॉल्वमेंट पाई गई है। अभी और डिटेल में जो इस एस्पेक्ट को डेवलप किया जाएगा। मुजफ्फरनगर में कितनी घटनाओं में शामिल हुआ है? मुजफ्फरनगर की ये 2 घटनाओं में वांछित था। एक घटना में ये इसके 2 अन्य साथी जो है वो पकड़े जा चुके हैं, वो जेल जा चुके हैं। ये उसमें वांछित चल रहा था जिसपे इस पे 1 लाख का इनाम था। और जो अभी आज जो मौके से जो बाइक बरामद हुई है, इसको ट्रेस करने पे पता चला है कि जो 2 दिन पहले थाना क्षेत्र नई मंडी में एक जो स्नैचिंग और जो लूट की घटना हुई थी, ये भी इसी के द्वारा अपने अन्य साथी के साथ मिलकर की गई थी। जो इसका अन्य साथी है वो अभी फरार चल रहा है, उसके संबंध में अलग से कार्रवाई की जाएगी। यूपी के मथुरा में स्पा सेंटर की यार्ड में चल रहे देह व्यापार का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। कृष्णानगर क्षेत्र के स्पा सेंटर से 15 महिलाएं और 4 युवक आपत्तिजनक स्थिति में गिरफ्तार किए गए। वहीं मौके से 29 मोबाइल, 15,000 नकद, रसीद, बुक, रजिस्टर और आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई। पुलिस जांच में सामने आया कि स्पा सेंटर सोशल मीडिया और माउथ पब्लिसिटी के जरिए ग्राहकों को आकर्षित करते थे। फिलहाल पुलिस आगे की जाँच में जुटी है। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि कृष्णानगर के कुछ इलाकों में अवांछनीय कार्य हो रहा है। इस क्रम में पुलिस द्वारा एक टीम गठित की गई और 2 स्पा सेंटर्स पर छापा मारा गया। इन 2 स्पा सेंटर्स का नाम है ब्लॉसम और हेवन स्पा। दोनों कृष्णानगर इलाके में पड़ते हैं। इन दोनों स्पा सेंटर से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया तथा 15 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया। वहां पर कुछ भौतिक साक्ष्य और अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिससे प्रतीत होता है कि ये अनैतिक देह व्यापार का मामला है। इसमें सुसंगत धाराओं में केस दर्ज किया गया है तथा आगे की अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। यूपी के गाजियाबाद के मोदी नगर में दहेज हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए पति, सास और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। 19 अगस्त को स्वाति उर्फ शिवानी की हत्या उसके पति ने धारदार हथियार से गला काटकर कर दी थी। मृतिका के भाई की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था, जिसमें ससुराल वालों पर अतिरिक्त दहेज की मांग और प्रताड़ना का आरोप लगाया गया था। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस ने टीम गठित कर तीनों आरोपी को मोदी नगर बस स्टैंड से गिरफ्तार किया और न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेज दिया है। 19/8/2025 को एक मृतका है शिवानी उर्फ स्वाति, ये गदाना गांव की रहने वाली है, जो मोदीपुर चौकी के अंतर्गत है, थाना मोदी नगर। तो उसका शव मिला था। तो वहां पर जब पहुंचकर पुलिस द्वारा जब जांच की गई तो उसके गले पर, हाथों पर और कई जगह धारदार हथियार की चोटों जैसे निशान थे। शव को पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी कर पीएम के लिए भेजा गया। तो बात पीएम उसमें जो आया था मृत्यु का कारण वो शॉक एंड हेमोरेज था। तो क्लियर था कि स्ट्रैंगुलेशन नहीं था, उसमें किसी धारदार हथियार से हत्या करने के सारे साक्ष्य उसमें मौजूद थे। उसी के साथ जब वादी द्वारा जो बताया गया प्रकरण में कि वादी के भाई, वादी के परिवार सारे लोग आए हुए थे, उन्होंने कहा कि दहेज के लिए काफ़ी समय से वो प्रताड़ित कर रहे थे और करीब 1-1.5 साल पहले भी इनका इसी तरह का विवाद हुआ था, जिसमें एक बार ये पुलिस के माध्यम से इसमें कोई समझौता वगैरह हुआ था, लेकिन वो फिर अपनी बहन को लेकर चले गए थे। यूपी के मुरादाबाद मधोला थाना पुलिस ने शुक्रवार देर रात हुई मुठभेड़ में दुष्कर्म और उत्पीड़न के आरोपों में
वांछित 2 शातिर बदमाशों को दबोच लिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी है। वहीं मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक गश्त के दौरान बाइक सवार 2 संदिग्ध युवक दिखाई दिए। रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश घायल हो गए और मौके पर ही गिरफ्तार कर लिए गए हैं। घटना की सूचना पर एसएसपी सतपाल अंतिम और एसपी सिटी रणविजय सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया। एसएसपी ने बताया कि दोनों हाल ही में दर्ज एक पॉक्सो केस में वांछित थे। आरोप है कि उन्होंने नाबालिग युवतियों को बंधक बनाकर दुष्कर्म और उत्पीड़न किया था। देखिए, प्राप्त सूचना के अनुसार मझौला पुलिस के द्वारा हर्बल पार्क के पास में चेकिंग की जा रही थी, जिसमें कि 2 बदमाशों के द्वारा को जब इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई तो उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में मझौला पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षा फायरिंग की गई, जिसमें दोनों बदमाशों को गोली लगी है। इन बदमाशों की पहचान अविनाश यादव और विजय के रूप में हुई है और इनके ये बेसिकली कल मझौला के थाने पर एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें नाबालिग बच्चियों के साथ में सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और उनका उत्पीड़न करने के संबंध में, उनको बंधक बनाए के संबंध में और इमोरल ट्रैफिकिंग के संबंध में विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। उसी के ये दोनों अभियुक्त हैं और इनके पास से एक मोटरसाइकिल, 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस बरामद हुए, 2 मोबाइल बरामद हुए हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से खबर है। आपको बता दें कि रायबरेली के राजापुर कुष्ठ आश्रम में सेवा भारती, रायबरेली और समर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट ने मिलकर एक निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है और यह शिविर उन लोगों के लिए आशा की किरण बनकर आया जिन्हें अक्सर समाज से दूर कर दिया जाता है। हमारे कुष्ठ रोगी भाई बहन, इस पहल के तहत कुष्ठ रोगियों की स्वास्थ्य जांच की गई और उन्हें मुफ्त दवाइयां वितरित की गई। और यह सिर्फ एक चिकित्सा शिविर नहीं था, बल्कि यह एक संदेश था कि आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। इस तरह के प्रयास यह साबित करते हैं कि जब समाज की सेवा करने वाले संगठन एक साथ आते हैं तो बड़े से बड़े बदलाव यहाँ संभव है। सेवा भारती और समर्पण फाउंडेशन ने यह दर्शाया है कि मानवता और करुणा अभी भी जीवित है और हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी ऐसे और भी सराहनीय कार्य होते रहेंगे जो समाज में सकारात्मकता फैलाएंगे। समर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना हमने 2008 में की, लेकिन 1997 से हमने इस कार्य को प्रारंभ किया है और पूरे देश में और देश के लगभग 10 प्रांतों में जा करके हम कुष्ठ बस्तियों में ही सेवा करते हैं। जा करके दिल्ली में हमारा एक अस्पताल है जिसमें लगभग 150 से 200 कुष्ठ रोगी यहाँ सुदूर भारतवर्ष से भी आके, और वहाँ पे 27 कॉलोनियाँ एक ही जगह पे हैं, उनके बीच में रहने का और उनके बीच में काम करने का एक आज कहाँ पे आए? आज हम जय दुर्गा कुष्ठ आश्रम रायबरेली में आए हैं, रतापुर में। लगभग कितने मरीजों को देखा है और दवाइयाँ वितरित होती हैं फ्री में कि उसका कोई चार्ज लगता है? नहीं, अगर हम इनकी ड्रेसिंग करते हैं तो इनको महीने भर की ड्रेसिंग का सामान, ब्लेड और उससे इसमें यूज होने वाली दवाएं, कुछ दवाएं स्वयं के भी द्वारा बनाई जाती हैं, उनको भी हम देते हैं। और कुष्ठ रोगी के साथ साथ इनके परिवार में भी जितने लोग होते हैं उनको भी सबको निःशुल्क दवाओं का वितरण। मेरे पास एक ऑटोमेटिक हेमेटोलॉजी की मशीन है जिससे हम सबका कंप्लीट ब्लड काउंट का भी टेस्ट कर देते हैं और टेस्टिंग के अकॉर्डिंग जो दवाओं की आवश्यकता पड़ती है वो दवाएं उनको देते हैं। आज ये रायबरेली का जो कुष्ठ आश्रम है अपनी दिल्ली से समर्पण फाउंडेशन के सहयोग से सेवा भारती का एक निःशुल्क कैंप लगा हुआ है, जिसमें कुष्ठ रोगियों का ड्रेसिंग की गई, उनके ब्लड जांच किए गए, उन्हें दवाइयाँ बांटी गई और उन्हें ड्रेसिंग के लिए 1 महीने के लिए सामान उपलब्ध कराया गया। ये लगभग आपके द्वारा रायबरेली में कितने वर्ष से किया जा रहा है? ये लगभग 5 वर्षों से अनवरत तो मेरी जानकारी में है, जब से मैं दायित्व में हूँ, और ये साल में 2 बार आते हैं। लगभग कितने मरीजों को यहाँ पे लाभ मिल पाता है इसका? जितना परिवार रहता है सभी को लगभग 4 घंटे का हमारा ये कैंप चला है। 4 घंटे पूरी ड्रेसिंग, दवाइयाँ और ब्लड टेस्ट किया जाए। आगे भी ये जारी रहेगा कि? आगे ये जारी रहेगा। कुछ इनकी हम 22 मंथ आया करेंगे यहाँ। कुछ मूलभूत आवश्यकताएं इन लोगों ने बताया है, ट्राईसाइकिल और कुछ यंत्रों के बारे में, उसको आगे जो है उपलब्ध कराया जाएगा।
फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुदर्शन न्यूज पे। नमस्कार।